एक ऐसा समंदर जिसे कहा जाता है डेविल्स ट्रायंगल। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पानी के ऊपर से गुजरने वाले जहाज तो छोड़िए, आसमान में उड़ने वाले विमान भी बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। ये एक खतरनाक और रहस्यमयी जगह है जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ साइंस एंड लॉजिक भी जवाब दे जाते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि यहाँ एंशिएंट ड्रैगन है जो शिप को निगल जाता है। यही नहीं, कुछ लोग तो इसे एलियंस का अड्डा मानते हैं जहाँ टाइम एंड प्लेस के रूल्स भी रिवर्स हो जाते हैं। मगर सवाल यह है कि ये जगह आखिर है कौन सी और इसे डेविल्स ट्रायंगल आखिर क्यों कहा जाता है? वेल, ये जगह है जापान में और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस जगह को जापानी सरकार ने खतरनाक इलाका घोषित कर रखा है। लोग इसे एलियंस, एंशिएंट सिविलाइजेशंस और टाइम ट्रैवल से भी जोड़ते हैं। लेकिन यह जगह सिर्फ एक वैज्ञानिक पहेली है या यहाँ वाकई कोई अलौकिक ताकत छिपी हुई है? इसका रहस्य जानने के लिए लोग आज भी क्यूरियस हैं। तो आइए इस अनसुलझे राज की परत खोलते हैं। दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जो अपने रहस्यों से लोगों के होश उड़ा देती हैं। जापान के पास प्रशांत महासागर में डेविल्स ट्रायंगल, जिसे ड्रैगन्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, ऐसी एक जगह है। यह क्षेत्र जापान, गुआम और फिलीपींस के बीच है। ये जगह कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे बर्मुडा ट्रायंगल ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का रहस्य जितना डरावना है उतना ही रोमांचक भी है। तभी तो सदियों से इस जगह को लेकर कई कहानियां प्रेवलेंट हैं। फिर चाहे वो शिप्स का अचानक गायब हो जाना हो या मिस्टीरियस लाइट का आना। इसके अलावा स्ट्रेंज मैग्नेटिक इफेक्ट्स के लिए भी ये प्रसिद्ध है। जापानी मछुआरों का तो यहाँ तक कहना है कि इस क्षेत्र में कोई अनजानी शक्ति है जो किसी को भी पानी में खींच लेती है। कुछ ऐसा ही हुआ था अगस्त 1945 में, जब जापानी एयरफोर्स यहाँ से गुजर रही थी। मगर जहाज ने टोक्यो के साउथ में फिलीपींस सी से गुजरते हुए कंट्रोल टावर को एक अजीबोगरीब मैसेज भेजा था। इसमें बताया गया था कि आसमान अजीब सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान खुल रहा हो। यह मैसेज मिलते ही कंट्रोल टावर में हलचल मच गई। सबने जानने की कोशिश की, लेकिन यह पायलट का आखिरी संदेश था। इसके बाद ना तो पायलट का कहीं पता चला और न ही जहाज का। कंट्रोल टावर का इस जहाज से कनेक्शन कट गया और यह जहाज फिर कभी नहीं मिला। हालांकि इस एरिया में यह ना तो पहली घटना थी और न ही आखिरी। इसके बाद भी ऐसी घटनाएं होती रहीं। इस एरिया की भयानकता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जापानी सरकार ने गायब हुए शिप्स की जांच के लिए कायो मारू नंबर 5 भेजा था। मगर यह जहाज गायब हुए जहाज का पता तो क्या लगाता, वह खुद ही कहीं गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। इस जहाज पर 31 हाईली क्वालिफाइड रिसर्चर्स थे जिनका कोई सुराग नहीं मिला। पूरे देश में तहलका मच गया था। हालांकि जापानी सरकार ने दावा किया कि शायद यह अंडर सी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बर्बाद होकर डूब गया होगा, लेकिन इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल था क्योंकि इस जहाज का मलबा तक नहीं मिला था। यह घटना इतनी बड़ी थी कि उस समय जापान के सबसे बड़े अखबार ने इसे फ्रंट पेज पर पब्लिश किया था। अखबार में इस एरिया का मैप छापा गया और बताया गया कि 1945 से 1950 के बीच यहाँ 2 दर्जन से ज्यादा शिप गायब हो चुकी हैं। लेकिन वे कहाँ गईं, क्यों गईं और इसके पीछे क्या था, इसका पता लगाने में जापानी सरकार असफल रही। समय गुजरता गया और ऐसे ही आ गया साल 1955। 4 जनवरी 1955 को एक और जापानी जहाज शिन्यो मारू नंबर 10 इस एरिया से गुजर रहा था। यह जहाज जापान के मिकुरा जिमा द्वीप से गुजर रहा था, लेकिन अचानक इसका कंट्रोल टावर से कनेक्शन कट गया। पूरा देश परेशान हो गया क्योंकि सबको लग रहा था कि यह जहाज भी गायब हो जाएगा। लेकिन 12 दिन बाद यह जहाज मिल गया। हालांकि जहाज पर मौजूद लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि वे इतने दिन गायब थे। उन्हें तो लगा कि वे अपने समय पर ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे हैं। मगर कुछ आर्टिकल्स में दावा किया गया कि इस जहाज के लोगों ने कुछ अजीब बयान दिए। हालांकि वे स्टेटमेंट कभी वेरीफाई नहीं हो सके। मगर चाहे जो भी हो, धीरे धीरे यह एरिया लोगों के बीच पॉपुलर होने लगा और फिर 1970 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस एरिया को डेविल्स सी नाम दिया। इसके बाद से यह नाम सबकी जुबान पर आ गया। इस एरिया को सबसे ज्यादा फेमस किया एक अमेरिकन लेखक ने। दरअसल 1989 में अमेरिकन पैरानॉर्मल राइटर चार्ल्स बर्लिटज ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द ड्रैगन्स ट्रायंगल। अमेरिकी ऑथर चार्ल्स ने अपनी बुक द बर्मुडा ट्रायंगल में डेविल्स सी का इंट्रोडक्शन दिया। चार्ल्स ने दावा किया कि 1950 और 1954 के बीच एंड सेवरल 100 क्रू बिना किसी निशान के खो गए थे। इन घटनाओं के बाद जापानीज ऑफिशियल्स ने समुद्र को डेंजर जोन डिक्लेयर कर दिया। इस किताब में उन्होंने ऐसे कई समुद्री जहाज का जिक्र किया जो इस एरिया में आकर गायब हो गए थे। बस फिर क्या था, इस किताब के बाद ड्रैगन ट्रायंगल भी वेस्टर्न पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन गया। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है एक और अमेरिकी लेखक लॉरेंस डेविड कुशे की। उन्होंने द बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड नाम की किताब लिखी।
दरअसल लॉरेंस ही वो राइटर थे जिन्होंने अपनी किताब में बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़े मिथ्स को खारिज कर दिया था। उन्होंने बताया कि बर्मुडा ट्रायंगल बाकी समुद्रों की तरह एक सामान्य जगह है और यहाँ उतने ही शिप गायब हुए हैं जितने दुनिया के किसी भी अदर सी में होते हैं। हमें पता है। अब आप सोच रहे होंगे तो बर्मुडा ट्रायंगल का डेविल्स ट्रायंगल से आखिर क्या लेना देना है। हम आपको बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री सॉल्व होने की कहानी क्यों सुना रहे हैं, तो बता दें इसी किताब में उन्होंने डेविल्स सी या ड्रैगन ट्रायंगल का भी जिक्र किया था। लॉरेंस ने जापानी सरकार को ऑफिशियली लेटर लिखकर इस बात की कंफर्मेशन करने की कोशिश की कि क्या वाकई जापानी सरकार ने इस एरिया को डेंजर जोन घोषित किया है। दरअसल पूरी दुनिया में यह खबर फैली थी कि जापान से लगभग 100 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में 5 से 10 लाख वर्ग किलोमीटर का एक ऐसा एरिया है जहां से सी वेसल्स को तो छोड़ो हवाई जहाज तक को गुजरने से डर लगता है। इस जगह को डेविल्स सी या ड्रैगन ट्रायंगल कहा जाता है। इस एरिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बर्मुडा ट्रायंगल के बिल्कुल विपरीत है। साथ ही जापानीज फॉकलोर में सैकड़ों साल से इस एरिया के बारे में कहा जाता है कि समुद्र के नीचे ड्रैगन जैसा कोई जानवर रहता है जो शिप्स को समुद्र में डुबा देता है। शायद यही वजह है कि इसे ड्रैगन ट्रायंगल कहा जाता है। 20वीं सदी में यह जगह फिर से चर्चा में आ गई क्योंकि यहाँ से कई जहाज गायब हो गए थे और बाकी की कसर चार्ल्स ने बुक पब्लिश करके कर दी थी। इसलिए लॉरेंस ने यह जानने की भी कोशिश की कि चार्ल्स ने अपनी किताब में जिन लापता शिप के बारे में बताया है क्या वे वास्तव में लापता हुए थे, आखिर उनकी हकीकत क्या है। जल्द ही जापानी गवर्नमेंट से जवाब आया। जापानी गवर्नमेंट से लॉरेंस को काफी चौंकाने वाला जवाब मिला था। जापानी गवर्नमेंट का जो जवाब आया था वो चार्ल्स की बातों के बिल्कुल अपोजिट था। जापानी गवर्नमेंट ने साफ इनकार कर दिया था कि ना तो हमारे यहाँ कोई डेविल सी है, ना ही यहाँ ड्रैगन ट्रायंगल है और ना ही इसकी कोई लिमिटेशन है। लॉरेंस ने फिर से खत लिखकर पूछा कि फिर आपने इस एरिया को डेंजर जोन क्यों कहा है और आखिर जहाज को इधर गुजरने से क्यों मना किया हुआ है। इसके बाद जापानी गवर्नमेंट ने एक बार फिर से रिप्लाई किया और बताया कि जो डेंजर जोन हमने डिक्लेयर किया है वह केवल 10 मील का एरिया था जो योनागुनी आइलैंड के पास था। इसे डेंजर जोन कहने की वजह थी कि यहाँ पर कुछ अंडर वाटर वॉल्केनो थे। साथ ही यहाँ कुछ जगहों पर पानी के नीचे नुकीले पत्थर हैं जिनसे टकराने की वजह से जहाज डूब जाते थे। यही वजह थी कि उन्होंने इसे डेंजर जोन डिक्लेयर किया था। और जब लापता जहाजों के बारे में पता किया गया तो एक अलग ही सच सामने आया। असल में जो समुद्री जहाज यहाँ पर गुम हुए उनके बारे में जापानी गवर्नमेंट ने कहा कि वे सब कोई बड़े समुद्री जहाज नहीं बल्कि छोटे मोटे शिप थे और जिन तारीखों पर ये शिप लापता हुए थे तब यहाँ पर जबरदस्त तूफान आया हुआ था। शायद तूफान की वजह से ही ये शिप कहीं गायब हो गए होंगे। जबकि चार्ल्स ने अपनी किताब में लिखा था कि यह शिप लापता हुए तो समुद्र बिल्कुल शांत था और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई तूफान नहीं था। इस तरह से लॉरेंस और जापानी गवर्नमेंट ने चार्ल्स के सभी दावों को खारिज कर दिया क्योंकि जापानी गवर्नमेंट और चार्ल्स के जवाब में बहुत ज्यादा फर्क था। इनफैक्ट इन सब के बाद में तो यह महसूस होने लगा था कि जैसे बर्मुडा ट्रायंगल की तरह यह ड्रैगन ट्रायंगल भी फैक्ट से ज्यादा एक मिथ है। मगर अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में ड्रैगन ट्रायंगल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती और यह सिर्फ एक मिथक है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं क्योंकि इस ड्रैगन ट्रायंगल में एक ऐसा राज भी छिपा हुआ है जिसे साइंस भी नहीं सुलझा सकती। पता है क्या है वो राज? वो है जापान से लगभग 550 किलोमीटर दूर योनागुनी आइलैंड के पास। दरअसल योनागुनी आइलैंड के पास एक डूबा हुआ शहर है जिसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज इन द हिस्ट्री ऑफ अंडर वाटर आर्कियोलॉजी कहा जाता है। अगर इस शहर की बात की जाए तो 1986 से 87 में कुछ डाइवर्स यहाँ पर स्विमिंग कर रहे थे और तभी समुद्र के नीचे उन्होंने एक अजीब सा स्ट्रक्चर देखा। यह स्ट्रक्चर इतना अजीब इसलिए था क्योंकि यह दिखने में बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहा था क्योंकि समुद्र के नीचे के पहाड़ों को तराश कर बहुत ही प्लानिंग से एक दूसरे के ऊपर रखा गया था। अगर इस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यह किसी पिरामिड की तरह लग रहा था। आर्कियोलॉजिस्ट को खबर दी गई। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम जल्द ही वहां पहुंची ताकि इसकी हकीकत का पता लगाया जा सके। जैसे ही उन्होंने इस पर रिसर्च शुरू की तो पता चला कि यह हजारों साल पुराना स्ट्रक्चर है। मगर सवाल ये था कि उस वक्त इंसानों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी कि वे इतने बड़े पत्थर काट सकें, तो फिर ये बने कैसे? मगर यह तो कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो यह था कि स्ट्रक्चर पानी के इतना नीचे कैसे पहुंचा। अफसोस इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन समस्या यह है कि यह स्ट्रक्चर ड्रैगन ट्रायंगल के पास ही था। जी हाँ, वही ड्रैगन ट्रायंगल जिसके बारे में इतनी कहानियां मशहूर हैं। वैसे लॉरेंस ने शिप के गायब होने का जो लॉजिक दिया है उसे तो सही माना जा सकता है, मगर इस स्ट्रक्चर के बारे में तो ना लॉरेंस के पास कोई जवाब है और ना ही जापानी सरकार के पास। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि किसी के पास कोई सॉलिड आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। मगर एक सवाल ये भी है कि 1945 में जब वो हवाई जहाज यहाँ पर गायब हुआ था तो पायलट ने यह क्यों कहा था
कि आसमान खुल रहा है और उसका कलर चेंज हो रहा है? इसका भी आज तक कोई जवाब हमारे पास नहीं है। यही नहीं, लाख कोशिशें करने के बावजूद साइंटिस्ट भी इसका कोई खास जवाब नहीं दे सके हैं। तो हो सकता है कि यह सिर्फ फर्जी कहानियों के अलावा कुछ ना हो और सच शायद इतना ही सिंपल हो जैसा लॉरेंस ने अपनी किताब में लिखा हो। मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर वाकई कुछ ऐसा हो जिसे जापानी गवर्नमेंट कवर अप करना चाहती हो, मगर ऑफिशियली कोई गवर्नमेंट या साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन डेविल्स सी के एरिया को एक डेंजर जोन रिकॉग्नाइज नहीं करती और इसे केवल एक मिथ ही बताती है। सरकार का कहना है कि यहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी एक बड़ी वजह यहाँ का एक्सट्रीम वेदर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पूरा एरिया हमारी धरती के 12 वाइल्ड वॉर्टिसेस में से एक है। अगर वाइल्ड वॉर्टिसेस की बात की जाए तो ये हमारी धरती के ऐसे पैरानॉर्मल रीजन है जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से एबनॉर्मलिटी होती रहती है। अगर इन 12 वाइल्ड वॉर्टिसेस की बात की जाए तो इनमें शामिल हैं साउथ एटलांटिक अनोमली, ईस्टर आइलैंड, बर्मुडा ट्रायंगल, अल्जीरिया मेगालिथ्स, जिम्बाब्वे, मोहनजोदड़ो, टर्नबेस इन डेविल सी, न्यू हेब्राइड्स ट्रेंच, हमाकुआ और साउथ पोल। दरअसल सितंबर 2024 में वाइल्ड वॉर्टिसेस नाम की एक बुक भी पब्लिश हुई थी जिसमें प्लैनेट के डेंजरस एनर्जी जोन के बारे में डिटेल में बताया गया है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से एबनॉर्मलिटी होती रहती है, चाहे फिर वह नजका लाइन हो, अलास्का ट्रायंगल हो, गिजा का पिरामिड हो या ड्रैगन ट्रायंगल ही क्यों ना हो। वैसे अगर आप इन 12 जगहों के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम इन्हें डिटेल से बताएं तो हमें कमेंट कीजिएगा। हम हर पर एक सेपरेट वीडियो लेकर जरूर आएंगे। यकीन मानिए इन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।